हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। चलिए चलते हैं आज के नए टॉपिक की तरफ। और आज का टॉपिक है रिट। हम लोग जानते हैं कुछ ही समय में रिट के पेपर होने वाले हैं। आज हम लोग रिट का जो मैथ का पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको देखेंगे, किस आसान विधि से हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं और रिट में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर 420। 420 का सही अभाज्य गुणनखंड हमको बताना है यहाँ पर। और हम लोग जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। अभाज्य गुणनखंड में हम किसी नंबर के क्या करते हैं, टुकड़े कर देते हैं और वो टुकड़ों में क्या करते हैं, प्राइम नंबर्स का यूज करते हैं जो मल्टीप्लाई होने के बाद वही नंबर आ जाए। जैसे कि हमने कोई नंबर लिया, हमने माना कोई नंबर x है और इसके हम टुकड़े कर दें। ठीक है, हम लिख दें y इंटू बी इंटू सी और ये x के इक्वल आ जाए और यहां पर y b और c ये क्या हो, प्राइम नंबर्स हो। क्या हो, प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके मात्र दो ही फैक्टर हो। कौन कौन से, या तो उसका फैक्टर 1 हो या वो नंबर खुद हो। आसान भाषा में कहें तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो मात्र दो टेबल में आए, या तो 1 का, क्योंकि 1 तो यूनिवर्सल क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो उस सभी नंबरों का फैक्टर होगा। तो 1 के टेबल में तो सभी नंबर आते हैं। ठीक है, तो या तो 1 की टेबल में आए या तो वो अपने टेबल में आए, तो ऐसे नंबरों को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं 2 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, वैसे ही 7 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, वैसे ही 11 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है। बात समझ में आई? तो हमें क्या करना है, प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करके क्या निकालना है, 420। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले तो इस नंबर का क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं और पता करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके कि ये सही क्या होगा। ठीक है, लेकिन हमको इस बात का ध्यान रखना है कि नंबरों का चयन करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हम नंबर जो लें वो प्राइम नंबर हो। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा नंबर है 420। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0। अब यहां पर 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10। 5 से हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। अब ये 3 से हो जाएगा, 3 7 जा 21। अब देखिए किससे जाएगा, ये 7 से, 7 1 जा 7। तो बच्चों 420 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। यही इसका प्राइम फैक्टर होगा। देखिए कहां पर ऑप्शन में है, ये हमारा डी ऑप्शन है। ठीक है, बात समझ में आई? अब ये जो हमने किया है ना, हाँ, ये हमने पूरा क्या किया है, बेसिक तरीके से किया है। ठीक है, कह सकते हैं आम जिंदगी वाला किया है। अब चलते हैं बिल्कुल फास्ट तरीके से। क्या हम बिना इसको करे हुए भी इस सवाल को करा जा सकता था? बिल्कुल करा जा सकता था। देखिए, हम जो ऑप्शन है ना उनको भी स्किप करके दे सकते हैं। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पर एक 15 लिखा हुआ है और 15 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। दूसरा भी नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पर 21 लिखा है और ये भी एक क्या है,
कंपोजिट नंबर है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरे में देखिए यहां 6 लगा दिया है उसने, और 6 भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। बात समझ में आई। और देखिए एक लौता यही ऑप्शन बचा जिसमें प्राइम नंबर का यूज किया गया है, तो यही ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। बात समझ में आई, ठीक है। हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं आई, सिर्फ हमने क्या समझा, हमने सिर्फ समझा है प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है, अभाज्य गुणनखंड में किन नंबरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम जानते हैं कि प्राइम नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, और तीनों ऑप्शन में कंपोजिट नंबर दिए गए हैं, इस वजह से हम तीनों ऑप्शन को छोड़ के चौथे ऑप्शन की तरफ चल देंगे। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलेंगे। हमें दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है। एलसीएम हमको दिया गया है 60 और एचसीएफ दिया गया है 5। हमको वो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, पता करनी है वो दोनों संख्याएं क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि अगर किसी नंबर का एलसीएम और उनका जो एचसीएफ है, एलसीएम और जो उनका एचसीएफ है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, वो दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, अगर किसी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम दिया गया है 60 और एचसीएफ दिया गया है 5। ठीक है, तो 6 5 30 यानी कि आंसर आ गया 300। अब हमको देखना है किस किस पेयर में 300 बन रहा है। सबसे पहले तो इस बात को देखिए क्या यहाँ 300 बन रहा है, नहीं बन रहा है। इसका प्रोडक्ट हमें 300 नहीं 600 मिलेगा, ये नहीं हो सकता है। क्या यहाँ बन रहा है, ये भी नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। क्या यहाँ बन रहा है, यहां बन रहा है। ठीक है, क्या यहां पे बन रहा है प्रोडक्ट 300, कहां यहां पे बन रहा है। लेकिन बच्चों दो ऑप्शन तो सही नहीं होंगे। अब हम एक और बात को समझेंगे। हमें बताया गया है एचसीएफ, उसका एचसीएफ क्या है, 5 है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। बात को समझिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हम कह सकते हैं वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे, वो क्या है, 5 है। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे वो संख्या 5 है। क्या वो बड़ी सी बड़ी संख्या यहाँ पर 5 हो सकती है। हमको दिखाई दे रहा है ये तो 10 से दोनों संख्याएं विभाजित हो रही है, तो इसका तो एचसीएफ 5 हो ही नहीं सकता। हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन होगा 15 और 20, यही हमारा ऑप्शन सही है। बाकी सभी ऑप्शन हमारे गलत हैं। बात समझ में आई आपको। हमने सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को समझ के इन सवालों को कर दिया है, बहुत बेसिक रूल्स को देख के। हम लोग को पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ का मतलब क्या होता है। अगर हम एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट निकालें वो उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर आता है। हमने दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकाला तो कितना आया, 300 आया। ठीक है, अब 300 में दो ही ऑप्शन पुट हो पा रहे थे, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए। अब इन दोनों ऑप्शन में देखना है हमको एचसीएफ। एचसीएफ तो बहुत आसान सा है, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, और वो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर 10 हो सकता है ना। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 10 है, तो ये तो हो नहीं सकता है। बात समझ में आई आपको। तो हमारा ऑप्शन क्या है, सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What will be the amount received on 3000 for 2 years given at the simple rate of interest 11% per annum? 11% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितनी धनराशि, है ना, प्राप्त होगी। 3000 अगर दिया गया है 2 वर्ष के लिए, 11% आपको ब्याज देना है। क्या करना है, 11% वार्षिक ब्याज देना है। तो एक तो फॉर्मूले बेस पे आप चल सकते हैं। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू R इंटू T और बटे में 100। ठीक है, प्रिंसिपल हमको क्या दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है
जो इसे हम कहते हैं मूलधन हमें क्या दिया गया है, 3000 रुपए। रेट क्या है, रेट हमको दिया गया है 11%। और टाइम क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है 2 साल, ठीक है, बटे में 100। ठीक, अब देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 11 2 जा 22 और 22 3 जा आ जाएगा 660, ठीक है। बात समझ में आई, 11 2 जा 22 और आप 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 660 आ जाएगा। अब हमारे पास जो एसआई आया वो 660। अब कितना उसको देना पड़ेगा, 3000 रुपए तो उसने मूलधन दिया था, 3000 रुपए तो मूलधन था, मतलब प्रिंसिपल था। 660 रुपए उसका ब्याज हुआ। 2 साल के बाद उसे 3660 रुपए देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 3660 रुपए देना पड़ेगा। तो बी ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है। बात समझ में आई। लेकिन चलिए ये तो हम लोग क्या कह सकते हैं, बेसिक तरीका है, आम तरीका है। अब हम लोग कुछ फास्ट तरीके पे चलते हैं। बिना पेन पेपर को उठाए सिर्फ वर्बली करा जा सकता है ऐसे सवालों को। कैसे करा जा सकता है, देखिए 3000 पे उसे 11% देना है, 3000 पे 11% देना है, कितना, 11%। अब हम अगर किसी ने मेरा परसेंटेज का वीडियो देखा होगा तो बहुत आसान से निकाल सकता है। 3000 का मतलब पता कितना होता है, 3000 में होते हैं बच्चों 30 कितने 100 होते हैं, 30 होते हैं। हमको हर 100 में कितना देना है, 11 देना है। हर 100 में कितना देना है, 11 देना है। तो कितना हो गया हमारा 330। मतलब 3000 में उसको 330 रुपए देना होगा, ठीक है। तो ये पहले साल में, और फिर उसके बाद फिर से दूसरा साल भी आएगा, फिर से 330 रुपए दे देगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 660 रुपए। यही हमने निकाला था P इंटू आर इंटू टी से, हो गया 660 रुपए। 3000 रुपए उसका मूलधन था, प्रिंसिपल, और 660 रुपए उसको जोड़ दीजिए, आ जाएगा 3660 रुपए। यही हमारा आंसर आया था। बहुत आसान तरीके से, ज्यादा इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, बात को समझिए। देखिए अगर हम कहते हैं परसेंटेज, प्रतिशत की बात, तो प्रतिशत आता ही क्या है, 100 से आता है। किससे आता है, 100 से। अगर हम कहेंगे कि आपको 12% देना है किसी भी धनराशि का, अगर 500 रुपए का 12% देना है, तो हम कह रहे हैं कि हर 100 में से आपको 12 देना है, हर 100 में से आपको 12 देना है। वैसे ही 3000 में आपको कितना देना है, 11% देना है। तो 3000 का 11%, तो 3000 में 30 100 होते हैं, तो 30 गुणे 11 मतलब 330 रुपए 2 साल के लिए देना है। ये प्रथम वर्ष के लिए हो गया और ये द्वितीय वर्ष के लिए हो गया, दोनों को जोड़ा तो 660 रुपए हो गया। 3000 उसका मूलधन था, 3660 रुपए आंसर आ गया। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमें एक अनुपात दिया गया है, उसका परपद बताया गया है और उसका पूर्वपद आपसे पूछा गया है। अनुपात क्या है, अनुपात है 5:7, 5:7, ठीक है। अगर हम 5:7 को फ्रैक्शन में लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए परपद क्या होगा, परपद होता है जो हम लोग, ये जो इस साइड वाला पार्ट होता है इसको परपद कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, परपद। और इसका पूर्व पद क्या होगा, पूर्व पद होगा ये, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट और एंटीसीडेंट हम लोग कहते हैं, और हिंदी में पूर्व पद और परपद।
अब हमको क्या बताया गया है, कहा गया है कि अगर इसका जो परपद है वो कितना हो जाए, 35 हो जाए। अगर इसका परपद कितना हो जाए, 35 हो जाए, कितना हो जाए, 35। अब बताइए कैसे 35 हो सकता है। हम लोग जानते हैं अगर 7 को 5 से गुणा करेंगे तभी 35 आएगा। अब बताइए पूर्व पद क्या होगा, तो वही बात, जब 5 नीचे गुणा हुआ तो 5 ऊपर भी गुणा होगा, तो 5 25। इसका पूर्व पद क्या होगा, इसका पूर्व पद होगा 25। बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। 4 men can complete a work in 20 days, then 10 men will be complete the same work in how many days? अगर कोई 4 आदमी हैं और किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब देखिए मैं इसकी बहुत बढ़िया ट्रिक आपको बताता हूं। देखिए आदमी कितने हैं, मैन कितने हैं, 4। कितना टाइम ले रहे हैं वो, कितने डेज ले रहे हैं, हम कहेंगे 20 डेज ले रहे हैं। अब मेरी बात को समझिएगा कि उसी काम को 10 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो हमको तो पता नहीं है। पहली बात तो एक बात बताइए, दिन कम लगेंगे ज्यादा लगेंगे। 4 आदमी उसी काम को 20 दिन में लगा कर रहे हैं, 10 आदमी उसी काम को क्या करेंगे, कितने दिन में लगाएंगे, तो कम दिन लगेंगे। इस बात को तो हम लोग समझ रहे हैं, है कि नहीं है। आदमी बढ़ गए हैं तो दिन क्या होंगे, कम होंगे। अब मेरी बात को समझिएगा, अगर हम कहें 4 आदमी किसी वर्क को, मानिए वो चेयर ही बना रहे हैं, तो 4 आदमी 20 दिनों में कितनी चेयर बना रहे हैं, तो कहेंगे 4 × 2 = 80 चेयर। ठीक है, मानेंगे अगर वो चेयर बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, 80 चेयर बना रहे हैं 4 आदमी 20 दिन में। 4 आदमी 20 दिन में 80 चेयर बना रहे हैं। अब हमने क्या किया, आदमियों को बढ़ा दिया, क्या वर्क को कम ज्यादा किया, नहीं किया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी काम को सेम वर्क। तो चेयरें तो 80 ही हैं, बनाने वाले अब 10 आ गए हैं। अब क्या करेंगे, हम 10 से विभाजित कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 8 दिन में बन जाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही है, ये बी ऑप्शन सही है, आपका आंसर आ गया। क्या हमने वर्क को कम ज्यादा किया, नहीं, उसी काम को करना है। पहले 4 आदमी कर रहे थे, 20 दिन लगाए थे, अब 10 आदमी कर रहे हैं तो 8 दिन लगाएंगे, बस 80 चेयरें बन जाएंगी। वर्क तो 80 ही था, चेयरें तो 80 ही थी, टेबलें तो 80 ही थी, कुछ भी मान लीजिए आप, वो तो उतना ही था। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 6 है, ऑन सेलिंग ऑन आर्टिकल फॉर ₹329 ए डीलर लॉस 6%। 6% की हानि हो रही है अगर किसी आर्टिकल को कोई शॉपकीपर बेच रहा है, कितने में, 329 रुपए में। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे सीपी पूछा गया है। क्या पूछा गया है, सीपी पूछा गया है। अब मेरी बात को समझिएगा, अगर किसी आर्टिकल को 329 रुपए बेचने पर उसको क्या हो रहा है, 6% का लॉस हो रहा है, 6% का लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर हम कहें जो सीपी होगी उस आर्टिकल की, वो क्या होगी, हम वो कह सकते हैं वो 100% होगी, होगी नहीं होगी। अब उसको 6% का यहां लॉस हो गया, तो हम जानते कितना बचा, हम कहेंगे ये जो 329 रुपीज है, ये इस सीपी का कितना है, 94% है कि नहीं है। ये 329 रुपीज है, वो जो सीपी का है वो क्या है, 94% है, क्योंकि 6% का तो लॉस हो रहा है उसको, है तो 94% है। अब मेरी बात को समझिएगा, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है सीपी, मतलब आपसे 100% पूछा गया है। अगर हम इसके बटे में 94% लिख देंगे, 94 लिख देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम 1% की वैल्यू निकाल रहे हैं और आपसे कितना पूछा जा रहा है, 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब 94 को 329
डिवाइडेड बाय 94 कितना हो जाएगा? 3 टाइम जाएगा, 3 4 जा 12, ठीक है, और 3 9 जा 27, और ये आ जाएगा 28 आ जाएगा। 9 में से 2 गया, 7 बचा, 12 में से 8 गया, 4 बचा, ठीक है। अब 47, अब यहां पर कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए आगे नहीं डिवाइड हो रहा है, पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा? ये 5 टाइम जाएगा, 5 4 जा 20, और 5 9 जा 45, और 45 और 2 47, कितनी वैल्यू आई? वैल्यू आई 3.5। कितनी आई? 3.5। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो क्या आ जाएगा? दो जीरो बढ़ जाएंगे, 3500, और हमको क्या करना है? एक डेसिमल लगा हुआ था, एक के बाद डेसिमल यहां लगा देंगे, आंसर आ जाएगा 350। क्या कोई ऑप्शन है इसका? 350 बी ऑप्शन है, यही इसका सही ऑप्शन होगा। अगर प्रॉफिट होता है तो हम क्या करेंगे? मानिए अगर हम कहते हैं यही आर्टिकल है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके देखेंगे। अगर कहेंगे कि यही आर्टिकल है, 329 पे बेचने पर 6% का प्रॉफिट हो जाता है, 6% का प्रॉफिट हो जाता है, तो प्रॉफिट किस पे होगा? सीपी पे। फिर से हम कहेंगे सीपी 100% है, 6% का प्रॉफिट होगा, तो 6% का प्रॉफिट होगा तो 6 इसमें जुड़ जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा? अब 106 हो जाएगा। अब 329 की जो वैल्यू है वो क्या है? वो 106% है। फिर से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, हमें सीपी पता चल जाएगा। बात समझ में आई? प्रॉफिट होगा तो वही जुड़ जाएगा, और लॉस होगा तो वही घट जाएगा। अगर आप लोगों ने मेरी परसेंटेज की वीडियो जिन बच्चों ने देखी है, उनको बहुत आसान से ये चीजें समझ में आ रही होगी। अगर आप लोग ने नहीं देखी तो एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरी परसेंटेज की मैंने पूरी प्लेलिस्ट है, उसको एक बार जाके देख लीजिए। आपके कई सवाल जो परसेंटेज से रिलेटेड होंगे आसानी से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 40। 3 नंबरों का एवरेज जो है वो क्या है? 40 है। इफ एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 38, फाइंड द थर्ड नंबर। अब बहुत आसान बात है, अगर आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे तो अगर 3 नंबरों का एवरेज कितना है? 40 है, तो 3 नंबरों का एवरेज अगर हम कोई नंबर निकालते हैं, जैसे अगर हमें नंबर दिया गया है x प्लस वाई x y और z, ठीक है, और इनका एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकलेगा? निकलेगा x प्लस वाई प्लस z, ठीक है, और बटे में कितने नंबर हैं? 3 है, यही निकलता है। ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमको क्या बताया गया है? 3 नंबरों का एवरेज जो है वो कितना है? 3 नंबरों का एवरेज है 40। अगर 3 नंबरों का एवरेज 40 है तो उन नंबरों का सम क्या होगा? तो 40 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा 120, आ जाएगा। तो 3 नंबरों को जो हम प्लस कर रहे हैं तो आ रहा है 120, ठीक है। अब कह रहा है अगर 2 नंबरों का, उनकी वैसे 2 नंबरों का एवरेज 38 आ जाए, उन 2 नंबरों का एवरेज क्या आ जाए? 38 आ जाए। अगर हम उन 2 नंबरों का सम की बात करें तो हाँ, सम कैसे निकालेंगे? जैसे 3 नंबर का 40 इंटू 3 कर दिया था, यहां पर 38 इंटू 2 कर देंगे। अब उन 2 नंबरों का सम क्या है? 8 2 जा 16 और 2 3 जा 6, 76। तो 2 नंबरों को सम करने के बाद 76 आ रहा है।
लेकिन उन 3 नंबरों को सम करने के बाद 120 आ रहा है। तो अब आपको पता है कि वो तीसरा नंबर कितना है, तो हम कैसे निकालेंगे, सिर्फ माइनस करेंगे। 10 में से 6 गया, बचा 4। ठीक है, 11 में से 7 गया, बचा 4। 44 वो ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। बात समझ में आई? हाँ, अगर हम कहते हैं कि उन 3 नंबरों का जो एवरेज है वो 40 है, तो उन 3 नंबरों का सम क्या होगा, 40 इंटू 3। ऐसे ही निकलता है ना हमारा। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और इन डिवाइडेड बाय 3, तो आ गया हमारा 40। अब इन तीनों को जोड़ने के बाद 40 आ रहा है, तो इन तीनों का सम क्या होगा, 3 को 40 से मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा। तो हमारा सम निकल गया, आ गया 120। फिर इसमें से हमने क्या किया, z वाले नंबर को हटा दिया। अब वो कह रहा है x प्लस वाई, इन दोनों का जो एवरेज है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 38। अब इन दोनों का एवरेज अगर 38 आ रहा है तो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा सम कितना आ रहा है। तो सम आ रहा है 76। और अगर पहले सम आ रहा है 120 और दो संख्याओं को जोड़ने के बाद सम आ रहा है 76, तो संख्या क्या थी, 44 थी। बात क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 8 की तरफ चलेंगे। द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स एंड 3 इयर्स, किस पे, 2100 पे 8% के ब्याज दर है उसकी, और आपको दोनों का अंतर बताना है। तो सबसे पहले तो हम एसआई का फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी और बटे में 100। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है हमारा, 2100। ठीक है, रेट कितना है, 8%, टाइम 2 साल, बटे में 100। ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, 8 2 जा 16, और 16 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो आ जाएगा 336। ठीक, ये तो हमारा कितना निकला है, ये हमारा निकला है 2 इयर्स का। अब हमको क्या निकालना है, 3 इयर्स का। इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताता हूं। देखिए, P इंटू आर इंटू टी, अभी तो पहले बेसिक आप कर लीजिए, और बटे में 100। मूलधन 2100 ही रहेगा, रेट भी सेम रहेगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, ईयर की जगह 3 साल हो जाएगा, बटे में 100। ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, और 8 में 8 24, और 24 को 21 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 504। अब 2 साल के लिए क्या लगा, 336 रुपए लगा, और 3 साल के लिए 504 रुपए लगा। अब दोनों का डिफरेंस पूछा गया है। अब दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 504 माइनस 336 रुपए। ठीक है, 14 में से 6 गया तो बचा 8, 9 में से 3 गया बचा 6, और 4 में से 3 गया बचा 1, 168 रुपए। डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक, अब ये तो एक बेसिक तरीका है। ठीक है, अब मेरी बात को समझिएगा। मैंने बताया था ना, परसेंटेज का वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है। अब उस परसेंटेज से इसको आसानी से निकालते हैं बिना इन फॉर्मूले का यूज किए गए। देखिए मेरी बात को समझिएगा, 2100 पे आपको ब्याज लगाना है। 21 में कितने 100 होते हैं, 21 में 21 100 होते हैं। गुणे क्या करना है, हर 100 में से आपको 8 लेना है, तो हम 21 में 8 का गुणा कर दें तो हमें 1 साल का ब्याज पता चल जाएगा। तो 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, 168 रुपए। अब मेरी बात को समझिएगा, साधारण ब्याज है तो क्या होगा,
2 साल वालों के पास 2 बार 168 जाएगा और 3 साल वालों के पास 168 168 और 168 3 बार जाएगा। अगर हम कहें इन दोनों के बीच का अंतर कितना है तो ये हट ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 168 रुपए का अंतर पड़ जाएगा। पर इतना सा सवाल है ये तो आपको मैं बता रहा हूं, इसको वर्बली देख के समझ में आ जाना चाहिए। भाई 2 साल का और 3 साल का 1 साल का अंतर है और 1 साल का ब्याज क्या है, 168 रुपए है। साधारण ब्याज पता क्या होता है? साधारण ब्याज साधारण तरीके से लगता है, कम ज्यादा नहीं होता है। कंपाउंड होता है तो कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन साधारण ब्याज है तो वो कम ज्यादा नहीं होगा, एक साधारण तरीके से लगेगा। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बाईसाइकिल इज परचेज फॉर 1800 एंड इट्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%। देखिए मैंने आपको यही ऐसे सवाल बताए थे। अभी मैं इसी बात की बात कर रहा था कि 1800 रुपए पे परचेज की गई और 12% का प्रॉफिट किया गया। 12% किस पे? 1800 पे। 1800 पे 12%, तो हम कह सकते हैं 1800 का 12% हमको पता करना है। अब या तो फॉर्मूला बेस चलिए, क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए 12%, प्रतिशत का निशान हटेगा, बटे में 100 आएगा। किसका? आपको चाहिए 1800 का। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल और ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब कितना आ जाएगा? 12 अठे 96 और 12 एकम 12 और 12 और 9 21, है ना? तो 216 रुपए। 1800 रुपए का 12% क्या होगा? 216 रुपए। जोड़ लीजिए, 8 2 10 और यहां पर क्या हो जाएगा? 2016 रुपए आ जाएगा। कोई ऑप्शन है? हाँ, डी ऑप्शन है। ठीक है, अब ये तो फॉर्मूले से है। अब मेरी उस बेसिक बात को समझिएगा, तो परसेंटेज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, तो उस परसेंटेज की वीडियोस को आप लोग देख लेंगे ना तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अब मेरी बात को समझिएगा। अब मैं कहता हूं कि 1800 की बात हो रही है कि नहीं है? 1800 में कितने 100 हैं? तो कहेंगे 1800 है, खास करके ऐसे सवालों को। और हमें हर 100 में से कितना लेना है? हमको लेना है हर 100 में से 12। हर 100 में से कितना लेना है? 12। तो 12 अट्ठे 96 और 12 एकम 12, 12 तो हो जाएगा 216 रुपए। और मूलधन कितना है जो जिसपे 1800 पे लगा है ना आपका, तो 1800 इसी पे जोड़ लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा 2016। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टरनेटिव 500 इज नॉट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। निम्न में से कौन सा विकल्प में 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है? स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। क्या? प्लेस वैल्यू। अब किसमें स्थानीय मान 500 नहीं है? अब स्थानीय मान निकालने का, अगर किसी नंबर का स्थानीय मान निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालनी है, जैसे हमने लिखा है यहाँ 9374। अब आपको 3 का स्थानीय मान निकालना है, तो 3 के जो राइट हैंड साइड पे जितने भी नंबर होंगे उनको 0 कर दीजिए। तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 300 होगा। ठीक है, अगर हम कहें 9 का स्थानीय मान, तो 9 के बाद के कितने नंबर है? 3 है, तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 9000। ठीक है, दो चीजें होती हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कभी नहीं बदलती। अब 3 का स्थानीय मान तो 300 है, लेकिन 3 का जो फेस वैल्यू है वो क्या है? 3 ही रहेगी। 9 की फेस वैल्यू 9 ही रहेगी, लेकिन स्थानीय मान चेंज होती है, प्लेस वैल्यू चेंज रहती है। अब आपको चाहिए कि 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है जहां पर 500 ना हो ना,
किसमें 500 नहीं है। तो यहां पर तो 5 की प्लेस वैल्यू 500 है, यहां पे भी 5 की प्लेस वैल्यू 500 है, यहां पे भी 5 की प्लेस वैल्यू 500 है, लेकिन यहां पर 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 5 की प्लेस वैल्यू 50 है। तो यही ऑप्शन है, इसमें ही 5 की वैल्यू 500 नहीं है, प्लेस वैल्यू 500 नहीं है। लेकिन अगर फेस वैल्यू की बात करेंगे तो आपको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जो है डिफर करती है। बात समझ में आई आपको? चलिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।